नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी घोसी उपचुनाव के नतीजे से पहले ईवीएम की रखवाली की। पीएम मोदी ने G20 थीम 2023 के जरिए चीन के दुखती रग पर रखे हाथ की। बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर संजय राउत की सलाह की। सोनिया गांधी ने सरकार को दिए जवाब की। आरएसएस चीफ ने बताया अखंड भारत के साकार सपने की। साथ ही जानेंगे चंद्र बोस ने बीजेपी से दिए इस्तीफे की। कांग्रेस कोर कमेटी में सीएम गहलोत सचिन पायलट को मिली जगह की। बात करेंगे पाकिस्तान में घुसा तालिबान कर लिए कब्जे की। भगवत मान ने बीजेपी पर बोले हमले की। और आखिर में बात होगी इंडिया भारत नाम विवाद पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव हुए। अब परिणाम 8 सितंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की रखवाली करते देखे जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है। यहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान स्ट्रांग रूम की रखवाली के लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन सपा ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए खुद ही रखवाली करने का मन बना लिया है। आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। पीएम मोदी ने सम्मेलन में G20 के थीम का जिक्र किया, जिसे लेकर चीफ काफी चिढ़ा हुआ है। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट उसको कोचेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज
एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयनिधि के बयान की शिवसेना सांसद संजय राउत ने आलोचना की है। संजय राउत ने कहा कि आप 90 करोड़ लोगों की भावना नहीं आहत कर सकते। ये कोई माहौल गरमाने गया है। हमने वो बयान को भी देखा है, सुना है, और जो लोग ये माहौल गरमाने जा रहे थे उनके भी बयान हमने सुने हैं। मारन साहब, दयानिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है, और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी का अपने अपनी आस्था होती है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी पार्टी की राय है, अपने तरफ रखिए, अपने राज्य में रखिए। इस प्रकार से पूरा देश का माहौल जो है वो बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई ऐसा हथियार न लगे जिसकी वजह से हम पर हमले करते रहे। हमने आज हमारी बात रखी है। एम.के. स्टालिन साहब बहुत रिस्पेक्टेबल नेता है, देश उसको मानता है। वो भी हमारे साथ एक युद्ध में उतरे हैं। ऐसे समय में स्टालिन साहब की जो सिपाही सलाहकार है वो थोड़े बचकर बयान करे तो इंडिया जो है उसमें रुकावट नहीं आएगी। मोहन भागवत साहब ने अखंड भारत की बात की है, लेकिन आज का जो भारत बना है स्वतंत्रता संग्राम से, उसमें आप कहाँ थे? आप तो ब्रिटिश सरकार की वकालत कर रहे थे सब लोग। भारत किसने बनाया है? जिसने भारत बनाया है, जिसने भारत को गुलामी से मुक्त किया है, उनको ही इस प्रकार की बातें करने का अधिकार है। ये आपकी भावना हो सकती है, हमारे भी। जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसको लाना चाहिए, लोग चाहते हैं। हम तो यही चाहेंगे अफगानिस्तान, ईरान तक हमारे पेशवाओं ने तलवार चलाई थी और एक देश बनाया था अटक के पार। हम चाहेंगे पूरा अखंड भारत होना चाहिए, लेकिन बात करने से चुनाव जब आता है तो चुनावी जुमले नहीं है। नहीं, ये चुनावी जुमले नहीं है। ये भागवत साहब को भी मालूम है। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में आप सभी लोगों का क्या योगदान है, ये आपको हमको बताइए। और जो भारत आज हमको दिखता है, जो इंडिया दिखता है, वो बनाने में भी आप सबका योगदान क्या है, ये भी देश के सामने लाइए।
भागवत साहब बहुत बड़े नेता है, एक बड़े संगठन के नेता है, प्रमुख है। हम उनका आदर करते हैं, उनके विचारों का भी आदर करेंगे। लेकिन ये बात है, उस बारे में आपको सामने आकर बताना पड़ेगा। इंडिया भारत नाम होने जा रहा है, भारत नाम होने जा रहा है इंडिया का, ऐसा बात चल रही है। होने दो ना, भारत तो भारत ही है, तो नई बात क्या है? हम तो यहाँ भारत ही पुकारते हैं ना। भारत हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, देश तो देश है। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। अपने खत में संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। अब प्रहलाद जोशी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर संसदीय कार्य मंत्री के आरोपों का जवाब दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अखंड भारत को लेकर नया बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि भारत से अलग हुए देशों को अपनी गलत का एहसास होने लगा है। महाराष्ट्र ने नागपुर में श्री अग्रसेन छात्रावास के छात्रों को मोहन भागवत संबोधित कर रहे थे। भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? बैठिए, कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है। वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर माता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए, भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं, हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है। इसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। केवल स्वार्थ, कट्टरपन, अलगाव ये छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे तो सत्य तो सबके सामने है। आंखें हमने मूंद ली है, हम आंखें खोलेंगे सबको पता चलेगा। आंखें खोलने के लिए प्रेम से आवाज देना, सेवा करना, ये करना पड़ेगा। वो हम करेंगे तो ये मैंने जैसा बताया। भारतीय जनता पार्टी में 2016 में शामिल हुए सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पहले उन्होंने इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर अपनी राय रखी। चंद्र बोस ने कहा कि नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, सरकार को दूसरे अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी में
योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका छोटे भाई, इनका जो आदर्श है, सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। बंगाल स्ट्रैटेजी के बारे में हम काफी प्रस्ताव भाजपा को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व की भी दिया है, पश्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमेटी है दिया है। मगर मेरा जो प्रपोजल है, माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श, मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वाज अ नेगेटिव एक्शन। तो इसीलिए आई ऑफ कोर्स नड्डा जी को हम स्पष्ट बताया जे माई गुड विशेस आर विद द पार्टी, मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए। भारत की जो कल्चर जो है, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, तो नरेंद्र मोदी जी का जो वार्ता था, मेरा बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने बताया था सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास, और सबके साथ सबके प्रयास। मगर ये खाली वार्ता रह गया, ये जमीन पे भारत में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो अभी मेरा जो वार्ता है, भारत को रक्षा करना है, तो एकमात्र रास्ता, ये सब दल के लिए हम वार्ता दे रहे हैं, और सब दल की जो नेतृत्व है उनको ये वार्ता दे रहे, भारत की, देश की युवा पीढ़ी को हम ये वार्ता दे रहे, ये आइए, भारत को रक्षा करना है। जो भारत बच गया, बंटवारा हो गया, अब जानते हैं 1947 में बंटवारा हो गया, बंगाल का भी बंटवारा हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस, और एक महापुरुष था देशबंधु चित्तरंजन दास, ये लोग अखंड भारत के लिए लड़ाई किया था। बंगाल की जो बंटवारा हुआ, इसके खिलाफ उन्होंने था। तो आज भी जो राजनीति हो रहे, भारत को रक्षा करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एकमात्र रास्ता, युवा पीढ़ी को सामने आने पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका बड़े भाई शरद चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। तो इस महत्वपूर्ण दिन में हम ये वार्ता देना चाहिए, अब आइए, विभाजन का राजनीति बंद कीजिए, सांप्रदायिक राजनीति बंद कीजिए, अखंड भारत को रक्षा कीजिए और भारत को आगे ले चलिए। अभी कल से जो एक मुद्दा चला हुआ है, इंडिया बिकम, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारत की जो संविधान है, संविधान में स्पष्ट लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत और इंडिया तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो आप इंडिया बोलिए व भारत बोलिए, जब मुद्दा एक ही है, तो इसके ये लेके जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये तो नॉन इशू है। अभी मुद्दा क्या है भारत के सामने? इलिटरेसी, डिजीज और पॉवर्टी। 140 करोड़ जो जनता है, इनको वेलफेयर के लिए बात कीजिए,
राइट टू एजुकेशन के लिए बात कीजिए, सबको राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। हां, इंडिया काफी प्रोग्रेस किया है। अब जानते हैं चंद्रयान हम लोग भेजा है, टेक्नोलॉजी साइंस में हम लोग को काफी प्रोग्रेस हुआ है। मगर जब देश की एक भी जनता, एक भी नागरिक भूखा रह जाएगा तो ये देश का प्रोग्रेस हम नहीं मानते हैं। तो ये जो मुद्दा है इंडिया भारत, ये सब बेकार की बात है। आप आइए, जो सही मुद्दा है, भारत को आगे ले जाना है, सबको एक करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो रास्ता दिखाया था आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार में, उनका आजाद हिंद फौज में एक भी हिंदू नहीं था, एक भी मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं था। तो 60,000 सैनिक जो था वो कौन था? भारतीय था। ये भारतीय कॉन्सेप्ट आज हम लोग भारत में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो भारत। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8 कमेटियां बनाई है। CWC मेंबर सचिन पायलट को किसी कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। पायलट को कमेटियों में मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। CWC मेंबर सभी चुनावी कमेटियों में एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। सीएम अशोक गहलोत कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कोर कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। विधानसभा स्पीकर CP जोशी को मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष, हरीश चौधरी को स्ट्रेटेजिक कमेटी का अध्यक्ष और ममता भूपेश को मीडिया और कम्युनिकेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। पाकिस्तान एक तरफ अपनी आर्थिक और राजनीतिक हालातों की वजह से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई है। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के समर्थन वाले TTP के आतंकियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। TTP के आतंकी पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। TTP के आतंकियों ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वास इलाके में घुसकर चित्राल जिले के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। भगवंत मान ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले शहरों के नाम बदले, अब देश का नाम बदलना चाहते हैं। 2024 का चुनाव अब आएगा तो देश के हालात कैसे होंगे कोई नहीं जानता। हमें ये भी नहीं पता कि देश का नाम क्या होगा। बाकी 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਬਦਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੱਲੇ ਲੜੀ 13% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਆਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ चलाउन भी जाते। भारत नाम को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रहा है। इंडिया गठबंधन की पार्टियां भारत नाम को लेकर ज्यादा सवाल खड़े कर रही हैं। इंडिया भारत नाम विवाद पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना भारत से प्यार करती है और ना ही इंडिया से। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की बेसिर पैर की बात करने की आदत सी बन गई है। सही बात तो है, न इनको भारत में विश्वास है न इंडिया में विश्वास है। अगर भारत में इनका विश्वास था, भारत से प्रेम था, तो अभी कुछ ही दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। जबकि भारत पहले से एक संप्रभु राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? इसका मतलब है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग न भारत से प्यार करते हैं
न इंडिया से प्यार करते हैं। इंडिया तो बहाना है। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान बदलने की इनकी एक साजिश है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट इस बात की व्याख्या है, इंडिया दैट इज भारत। ये जानते हुए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का ये मुख्य हिस्सा है संविधान का, तो उसको बाहर कैसे कर सकते हैं? एक चीज। दूसरी चीज यह कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बहाना है इंडिया, मकसद है संविधान बदलना। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भारत विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, इंडिया विरोधी हैं। इसलिए इनके विरोध का कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रद्रोह होता है। संविधान विरोध वो भारत का नहीं हो सकता है, उसका मन कहीं और है।